अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेस। और स्पेस रेस का आपको तो पता ही होगा, 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा स्पेस रेसेस हुई हैं। यानी उस टाइम रेस थी कि कौन पहले स्पेस में जाएगा, कौन पहले मून में जाएगा। जो पहले स्पेस में जाएगा वो ज़्यादा ताकतवर कहलाएगा। और ये रेस हुई थी अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया के दरमियान, रशिया और अमेरिका के दरमियान। तो उस टाइम ये रेस लगी थी कि कौन पहले स्पेस में जाएगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो बहुत ज़्यादा मून मिशन हुए, बहुत ज़्यादा कुछ तबाह भी हो गए और कुछ सक्सेसफुल भी पहुंच गए। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि अमेरिका ने जो फर्स्ट अपोलो 11 का मिशन था वो एक स्टेज पे शूटिंग की थी, यानी वो रियल में कोई नहीं गया था, उसको एक स्टेज पे शूट किया गया था। बाकी काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज हैं, क्या उन लोगों के पास इस चीज़ का सबूत है कि वो एक वीडियो थी, लेकिन नासा तो कहता है कि वो रियल था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, डिटेल के पूरी स्टोरी क्या थी और इंसान आखिर स्पेस पे जाना क्यों चाहता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज की वीडियो का हमारा एक क्वेश्चन है कि पहला कदम चांद पर सच था या झूठ। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसान हमेशा से चांद और सितारों तक पहुंचने का ख्वाब देखता रहा। तारीख गवाह है कि चांद सिर्फ एक रोशनी का जरिया नहीं बल्कि इंसानी जहनीत का हिस्सा भी रहा है। दुनिया की मुख्तलिफ मजहब, तहकीकात और कहानियाँ चांद को एक राज माना करती थी। लेकिन जब 20वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की पर पहुंची तो इंसान के लिए चांद सिर्फ एक तस्वुर नहीं रहा बल्कि एक मकसूद मंजिल बन गया। लेकिन एक सवाल हमेशा से उठता रहा है, क्या वाकई इंसान चांद तक पहुंच गया था या ये सिर्फ एक धोखा था? क्या जो हमें बताया गया वो सब सच था या सिर्फ एक फिल्म मेकिंग स्टूडियो में शूट किया गया ड्रामा? और जो लोग चांद पर उतरने को एक साजिश मानते हैं, क्या उनके पास कोई ऐसा सबूत भी है जो नासा और साइंस को चैलेंज कर सकें? ये सब समझने के लिए हमें चांद तक जाने की असल कहानी को गौर से देखना होगा। दोस्तों, चांद तक जाने की हकीकत क्या ये सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन था? चांद पर जाने का जुनून सिर्फ 20th सेंचुरी का नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराना है। मगर यह ख्वाब उस वक्त एक हकीकत बना जब कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया के दरमियान स्पेस में आगे बढ़ने की दौड़ शुरू हुई। 1950s और 60s के में दुनिया को दो सुपर पावर्स में तकसीम थी। एक थी अमेरिका और दूसरी सुपर पावर थी सोवियत यूनियन यानी रशिया। ये दोनों मुल्क सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि स्पेस में भी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। ये कंपटीशन स्पेस रह कर आया, जो सिर्फ साइंस नहीं बल्कि पॉलिटिकल और मिलिट्री ताकत का भी सबूत था। स्पेस रेस का आगाज़ चांद तक जाने की दौर 1957 सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में भेज दिया। ये दुनिया भर के लिए एक हैरत का मकाम था, मगर अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका था। स्पुतनिक 1 का ऑर्बिट में दाखिल होना ये सिर्फ साबित कर रहा था कि रशिया सिर्फ सैटेलाइट नहीं बल्कि मिसाइल्स भी स्पेस तक भेज सकता है। 1961 में रशियन एस्ट्रोनॉट यूरी गैगेरियन पहले इंसान बने जो स्पेस में आए। उनके स्पेस कैप्सूल वोस्टॉक 1, जिसका नाम था वोस्टॉक 1, सिर्फ चंद मिनट के लिए स्पेस में रहा, लेकिन इसने स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया दौर शुरू कर दिया। ये वक्त था 1962 जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक तारीखी ऐलान किया, हम इस दफ़ा चांद पर इंसान भेजेंगे और उसे महफूज तौर पर वापस भी लाएंगे। ये सिर्फ साइंस या स्पेस एक्सप्लोरेशन का सवाल नहीं था बल्कि ताकत और इज्जत का मसला था। जो मुल्क चांद पर पहला इंसान भेजता वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहलाता। रॉकेट कैसे बने और चांद पर कैसे गए? अमेरिका ने अपना अपोलो प्रोग्राम शुरू किया, जो चांद तक इंसान को भेजने का सबसे बड़ा मिशन था। इसका सबसे बड़ा मिशन अपोलो 11 था, जो 1969 में चांद तक गया। रॉकेट साइंस चांद तक जाने का तरीका। रॉकेट का काम न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक होता है। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को नीचे ज़ोर से धकेलते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर आती है। और इसकी एक जीती जाती मिसाल एक बॉल है। अगर आप एक बॉल को ज़मीन पर ज़ोर से मारेंगी तो वो वापस बैक आएगी, यानी दोबारा बाउंस करके ऊपर आएगी। यही इसकी एक जीती जाती मिसाल है। अमेरिका ने सैटर्न वी नामी रॉकेट बनाया
जो उस वक्त का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट था। यह रॉकेट 3 स्टेजेस में काम करता था। इसकी फर्स्ट स्टेज थी रॉकेट को ज़मीन से स्पेस तक ले जाना, और इसकी दूसरी स्टेज थी रॉकेट को ऑर्बिट में पुश करना, यानी ऑर्बिट में पुश करना रॉकेट को। और इसकी थर्ड स्टेज थी एक छोटा लूनर मॉड्यूल जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट लैंडिंग करते थे चांद पे, और इसका नाम था ईगल। ईगल को चांद की सतह पर लैंड करने के लिए बनाया गया था। अपोलो 11 का मिशन 16 जुलाई 1969 को स्टार्ट हुआ और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन चांद पर उतरे। फ्रेंड्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही वो पहले बंदे थे जिसने चांद पर पहला कदम रखा। चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग का मशहूर जुमला ये था जब उन्होंने पहला कदम चांद पर रखा। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा तो उनका मशहूर जुमला था, ये इंसान का छोटा कदम है मगर इंसानियत के लिए एक अजीम छलांग था। उन्होंने चांद की मिट्टी और पत्थर इकट्ठे किए, अमेरिका का झंडा लगाया और वापस आ गए। ये पूरा मिशन टोटल 8 दिनों का था। अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि लेज़र रिफ्लेक्टर्स लगाए और चांद की मिट्टी और रॉक्स यानी पत्थर इकट्ठे किए, जो आज भी नासा के पास मौजूद हैं। क्या ये सब झूठ था? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। लेकिन चांद पर इंसान का जाना पर हमेशा से एक सवाल उठाया गया। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि ये सब सिर्फ एक फिल्म मेकिंग स्टूडियो में शूट किया गया था। उनका कहना है झंडा हिल रहा था, यानी आपने यहाँ पे पिक्चर लगी होगी जिसमें अमेरिका का झंडा था, वो हिल रहा था, जबकि स्पेस में कोई हवा होती ही नहीं है। चांद की तस्वीर में स्टार्स नज़र नहीं आते, शेडोज़ अजीब एंगल में पे हैं जो आर्टिफिशियल लाइट्स का पता देते हैं। लेकिन नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सब सवालों के जवाब दिए। झंडे के अंदर एक मेटल रॉड थी लगाई गई जो उसे खड़ा रख रही थी। स्टार्स इसलिए नज़र नहीं आए क्योंकि कैमरा एक्सपोजर लो था। शेडोज़ का एंगल लेंस और चांद की सतह की वजह से बदल गया था। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि चांद से लाए गए पत्थर और वहाँ के साइंटिफिक डेटा साबित करते हैं कि इंसान वाकई चांद तक गया था। रशिया क्यों पीछे रह गया? रशिया भी चांद पर इंसान भेजना चाहता था, लेकिन उनका मिशन फेल हो गया जिसका नाम था N1 रॉकेट लॉन्च। N1 रॉकेट लॉन्च के फ़ौरन बाद ब्लास्ट हो गया, यानी ये लॉन्च होते ही हवा में जाके ब्लास्ट हो गया और सोवियत यूनियन चांद की रेस हार गया, यानी रशिया चांद की रेस हार गया। रशिया का चांद तक पहुंचने का प्लान सीक्रेट रखा गया था, लेकिन 1990 में के बाद पता चला कि उनका चांद मिशन नासा के बराबर था, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो पीछे रह गया। आज चांद और कल मार्स, आज नासा, चाइना और स्पेसएक्स। स्पेसएक्स भी एक अमेरिकन कंपनी है और ये कंपनी हैंडल करते हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक अमेरिकन मैन है। ना सिर्फ ये बिजनेसमैन है बल्कि पूरी दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं और ये दुनिया में दूसरे नंबर पे अमीर तरीन इंसानों में आते हैं इलॉन मस्क। आज नासा, चाइना और स्पेसएक्स, इनकी कंपनी है स्पेसएक्स इलॉन मस्क की, और ये भी अमेरिकन ही कंपनी है। चांद और मार्स पर नए मिशंस भेज रहे हैं। 2025 तक नासा के एक और एस्ट्रोनॉट चांद पर भेजने का प्लान बना रहे हैं। चाइना और रशिया भी चांद पर अपने बेसिस यानी अपने जो बेस बनाने का प्लान बना रहे हैं। क्या अगली मंजिल मार्स है? क्या इंसान किसी दिन चांद पर रह सकेगा? ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। अब मैं आपको बता दूं कि रॉकेट जो होता है वो काम कैसे करता है। एक रॉकेट काम इस तरह करता है, ये समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रॉकेट की वर्किंग प्रिंसिपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर मबनी होती है, जो कहता है हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यानी जब रॉकेट अपने इंजन्स के ज़रिए फ्यूल को नीचे की तरफ थ्रस्ट करता है तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन रॉकेट को ऊपर की तरफ प्रोपेल करता है, यानी पुश करता है। ये प्रोसेस रॉकेट को स्पेस में ले जाने के लिए ज़रूरी होता है। आइए रॉकेट के काम करने के प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला होता है रॉकेट का स्ट्रक्चर। रॉकेट 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला, प्रोपेलेंट। ये वो केमिकल फ्यूल होता है जो रॉकेट को प्रोपल्जन देता है। प्रोपेलेंट लिक्विड जैसे
लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन या सॉलिड जैसे सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हो सकते हैं। पेलोड, ये वो चीज़ होती है जो रॉकेट अपने साथ स्पेस में ले जाता है, जैसे स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रोनॉट्स एट्सेट्रा। रॉकेट स्टेजेस, लार्ज रॉकेट्स आमतौर पर मल्टीपल स्टेज में डिवाइड होते हैं। हर स्टेज का अपना इंजन और फ्यूल होता है, जिसका दूसरा स्टेज होता है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसका फर्स्ट स्टेज इंजन से फ्यूल बर्न होता है। रॉकेट का इंजन फ्यूल को कंबशन चैम्बर में बर्न करता है, जिससे हॉट गैसेस क्रिएट होती हैं। ये गैसेस हाई स्पीड में पर नीचे की तरफ निकलती हैं, जिससे रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश मिल किया जाता है। ये प्रोसेस थ्रस्ट कहलाता है। फर्स्ट स्टेज इंजन्स, जैसे सैटर्न वी रॉकेट का फर्स्ट स्टेज इंजन्स अपनी फुल पावर से फ्यूल को बर्न करता है, जिससे रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब फर्स्ट स्टेज का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो स्टेज रॉकेट से अलग हो जाती है और सेकंड स्टेज अपना काम शुरू करती है। इसकी थर्ड स्टेज थी। जब फर्स्ट स्टेज अपना काम कंप्लीट कर लेती है तो सेकंड स्टेज का इंजन स्टार्ट होता है। ये सेकंड स्टेज रॉकेट को ज़्यादा एल्टीट्यूड और स्पीड तक ले जाती है। फाइनल बर्न, सेकंड स्टेज रॉकेट को स्पेस में एक हाई वेलोसिटी तक ले जाता है, जिसमें फ्यूल बर्न होता है और रॉकेट ज़्यादा स्पीड हासिल करता है। पेलोड डेवलपमेंट, जब रॉकेट अपनी रिक्वायर्ड ऑर्बिट तक पहुंच जाता है तो लास्ट स्टेज अपना पेलोड, जैसे स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट वगैरह, को स्पेस में रिलीज़ कर देता है। रॉकेट इंजन्स में जनरली लिक्विड प्रोपल्जन या सॉलिड प्रोपल्जन होता है। लिक्विड प्रोपल्जन में ये सिस्टम डू लिक्विड्स जैसे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होती है और इनको मिक्स करता है और कॉम्बशन चैम्बर में बर्न करके गैसेस क्रिएट करता है। ये गैसेस नोज़ल के थ्रू निकलती हैं और रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती हैं। सॉलिड प्रोपल्जन, सॉलिड रॉकेट बूस्टर सॉलिड फ्यूल जैसे अमोनियम पेराक्लोरेट को बर्न करते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और थ्रस्ट जनरेट करता है। सॉलिड बूस्टर्स को छोटे रॉकेट्स में यूज़ किया जाता है। अगर रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल जाता है तो उसे एक मिनिमम स्पीड जिससे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है अचीव करनी पड़ती है। ये स्पीड रफली 11.2 किलोमीटर्स होती है। जब रॉकेट ये वेलोसिटी अचीव कर लेता है तो ये अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। अगर रॉकेट को स्पेस में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना हो तो वो ग्रेविटेशन एसेट का यूज़ करता है, यानी अर्थ की ग्रेविटी को यूज़ करता है। ये प्रोसेस वो प्लैनेट्स का या मून से ग्रेविटी का यूज़ करके स्पीड बढ़ाते हैं। जब रॉकेट अपने डेस्टिनेशन जैसे मून, मार्स या अर्थ के पास पहुंचते हैं तो री एंट्री फेज शुरू होता है, जिसमें रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को एटमॉस्फेयर में सेफली एंटर करना पड़ता है। रॉकेट का काम करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन अल्टीमेटली रॉकेट अपने इंजन्स और फ्यूल की मदद से अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करता है और स्पेस में पहुंचता है। ये प्रोसेस न्यूटन की थर्ड लॉ पर मबनी है। जब रॉकेट फ्यूल को नीचे की तरफ थ्रस्ट करता है तो रॉकेट अपनी ट्रेजेक्टरी को स्पेस की तरफ शिफ्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी हमारी आज की कि रॉकेट एक स्पेस में कैसे जाता है और स्पेस रेस में जो अमेरिका ने पहला बंदा यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो स्पेस में गए थे, क्या वो सच थी। आज हमने इसी के बारे में बात की। उम्मीद है आपको सब कुछ बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।